अब आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आपका रूटीन में जो टॉपिक था वो ये था कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बट इसको आगे हम ले गए। तो आज का सेशन हमने रखा है वर्किंग वुमेन राइट्स एट वर्क प्लेस। जो ख़वातीन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, इनके राइट्स क्या हैं इस जगह पे। वो इसलिए ज़रूरत पेश आई कि पहले हमारे पास ख़वातीन कम थी, अब ज़्यादा है तादाद में। तो जब ज़्यादा हैं तो एक वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करती हैं, तो वहाँ पे फिर ये मेल फ़ीमेल की परसेप्शन काफ़ी इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसमें हमने सोचा कि सर्टन एरियाज़ में हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन और सर्टन एरियाज़ में आपको गाइड कर देंगे कि जो ख़वातीन हमारे यहाँ काम कर रही हैं, इनके राइट्स क्या हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और जो मेल वर्कर हैं हमारे, वो इनको किस तरह से ट्रीट करें कि ऑर्गेनाइजेशन में एक बेहतर फ़िज़ा पैदा हो। ये इसलिए सेशन नहीं कंडक्ट करे कि कोई खुदा न खास्ता हादसा हो गया या कोई मसला हो गया जिसकी वजह से हमने सोचा ये हम सेशन करें, बल्कि जनरल अवेयरनेस के हवाले से। जिस तरह पहले हमने सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर किया था लेक्चर, तो बस ये समझ लें ये उसकी दूसरी किस्त है, बट थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से हम बात करेंगे। तो जो वुमेंस के राइट हैं, ख़वातीन के काम के हवाले से, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके हमारे साथ काम करती हैं ऑपरेशंस में और एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके जब राइट्स की लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी आपकी। बट मैंने सिर्फ 4 राइट्स सेलेक्ट किए हैं ताकि बात मुख्तसर हो, और वो राइट्स ज़्यादा फोकस किए हैं जो ज़्यादातर परेशानी का या मिसअंडरस्टैंडिंग का बायस बनते हैं। आवाज़ आ रही पीछे तक? ठीक है। पहली बात तो ये है कि अब ये बताएं क्या औरत होना कमज़ोरी की अलामत है या बुराई की अलामत है या नहीं? नहीं है ना। हालांकि बाज़ लोग गलत फहमी की बुनियाद पर यह सोच लेते हैं कि शायद वर्किंग एनवायरनमेंट में हालात तब ख़राब होते हैं जब उसमें कोई ख़राब ख़ातून आ जाए या ख़ातून की वजह से हालात ख़राब होते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर कर लें कि अच्छाई बुराई का ताल्लुक़ ख़वातीन से के साथ नहीं है, अच्छाई बुराई का ताल्लुक़ किरदार के साथ है। वो मर्दों में भी हो सकती है अच्छाई बुराई, और वो ख़वातीन में भी हो सकती है अच्छाई बुराई। ख़वातीन को ख़वातीन की सेंस में लेने की बजाय उनको एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के तौर पे लें, और अगर काम के हवाले से सोचना तो एज एन वर्कर लें। तो ज़रूरी तो नहीं है कि जहाँ ख़वातीन नहीं है वहाँ बुराई नहीं होती, ठीक है। तो ये सोचना ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन कमज़ोरी की अलामत है, या घर से बाहर अगर काम कर रही हैं तो शायद उन पे नज़र रखना आसान काम है, या बुराई की नज़र से देखना उनको आसान काम है। तो पहला राइट जो ख़वातीन का है काम के एनवायरनमेंट के हवाले से, जो हम अपनी इस क्लब में एक्सरसाइज करते हैं, वो ये है कि ख़वातीन की सेल्फ़ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन रखा जाए। हमारे लिए मेल वर्कर और फीमेल वर्कर इक्वल हैं, क्योंकि हम काम के नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। जब हम एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेज़ल करते हैं तो काम परफॉर्मेंस की अप्रेज़ल होती है, जेंडर की अप्रेज़ल नहीं होती कि ख़ातून है तो इसको हम ज़्यादा मार्क्स दे देंगे, मेल है तो इसको कम दे देंगे, या मेल को ज़्यादा कर देंगे ख़ातून को कम कर देंगे। जब परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होती है तो वो मर्द हो या ख़ातून हो, वो काम में कैसी है, जिस पोजीशन के लिए वो हायर हुई है उस पोजीशन में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बस परफॉर्मेंस को हम इवेलुएट करते हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन अच्छे वर्कर के तौर पे है या कमज़ोर वर्कर के तौर पे है। अच्छा वर्कर या कमज़ोर वर्कर, इसमें कंपैरिजन करते हैं हम। अच्छा वर्कर या बुरा वर्कर, इसमें कंपैरिजन नहीं करते, क्योंकि हमने इस बात को नहीं लिया हुआ कि हम कैरेक्टर को जज करना शुरू कर दें कि ये अपने किरदार में अच्छी खातून है, या ये जो एम्प्लॉई है मर्द है, या अपने किरदार में बुरा आदमी है। तो हम कैरेक्टर को थ्रू परफॉर्मेंस इवेलुएट करते हैं। अगर कैरेक्टर ठीक होगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। ये हो नहीं सकता कि परफॉर्मेंस अच्छी हो और कैरेक्टर ख़राब हो, या कैरेक्टर ठीक हो परफॉर्मेंस में कहीं ऊंच नीच हो। अगर वो परफॉर्मेंस में कमज़ोरी है तो वो फिर हम देखते हैं कि इसको स्किल में कहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और इसको बाकी मामलात में रहनुमाई की कहाँ पे ज़रूरत है। तो पहला राइट ये ज़हन में रख लीजिए कि औरत होना कोई बुरी बात नहीं है, ना औरत कमज़ोरी की अलामत है, ना औरत बेवकूफ़ी की अलामत है।
ठीक है, जब वो काम में आती है तो एक एज एन इंडिविजुअल आती है। इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि मुबारक है वो खातून जिसकी पहली औलाद बेटी हो। ठीक है, तो बेटियों का अपना रुतबा भी है, इसी तरह माँ का रुतबा भी है, बीवी का भी है, हकूक़ हैं। तो अगर आप औरत ज़ात को ही स्टडी करना शुरू कर दें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको देखेंगे फ़जीलत के काफ़ी पहलू आपको उसमें मिलेंगे। मगर जब हम वर्किंग एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से हमारे लिए ज़्यादा कंसर्न और केयर ख़वातीन के लिए इसलिए होगी कि एक आम आदमी की हैसियत से उनके लिए आना जाना जॉब पे और जॉब पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल और सेंसिटिव होता है। तो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली और ऑपरेशनली ख़वातीन को ज़्यादा तवज्जो देती है ताकि उनका यहाँ पे काम करना उनके लिए ज़हनी परेशानी का बायस ना बने। क्योंकि देखें हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पे ख़वातीन हर किसी को शौक़ नहीं होता कि घर से नौकरी के लिए निकले। अक्सर व बेशतर मजबूरी होती है, फ़ाइनेंशियल मजबूरी होती है। अगर एक बाप है उसकी 3 बेटियाँ हैं और हैं ही बेटियाँ, बेटा कोई नहीं है, तो अपने बाप की मुश्किलात को आसान करने के लिए 2 बेटियाँ अगर जॉब करने के लिए निकलती हैं तो इसमें बुराई तो कोई नहीं है। अगर वही 2 बेटियाँ 2 बेटे होते तो क्या वो जॉब नहीं करते? तो बाज़ का फिर बेटी बेटा बन के मार्केट में निकलती है ताकि अपने वालिदैन का सहारा बने बुढ़ापे में और ये सारे मामला लेके निकले। तो वो जो ख़ातून हमारे क्लब में जॉब करती है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि ये हमारे साथ अच्छे एनवायरनमेंट में रहे। एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना हमारा काम है और उस एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना एम्प्लॉइज़ का काम है। और जहाँ हम देखते हैं कि एम्प्लॉइज़ एनवायरनमेंट को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ मैनेजमेंट आगे बढ़ के फिर वो सारी मामला जो हैं वो सारी चीज़ें वो हैंडल करते हैं। तो पहला राइट वर्किंग वुमेन का ये होगा कि उनकी इज़्ज़त की जाए। जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है, बग़ैर सबूत के ये मत सोचें कि ये औरत, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है या इसकी शख्सियत में कोई मसला है। हो सकता है जिसको आप कैरेक्टर की प्रॉब्लम समझ रहे हो वो आपकी नज़र का नुक्स हो। ठीक है ना? तो हम मैनेजमेंट तो फिर दोनों साइडों पे देखती है कि आपने अगर किसी पर इल्ज़ाम लगाया है तो हो सकता है वो इल्ज़ाम आपकी सोच का हो, आपके वहम का हो, मगर दर हकीकत उसके पीछे सबूत कुछ नहीं होगा। तो शरीयत इस्लामिया में भी देखें अगर आप कि जब तक सबूत ना हो उस वक्त तक किसी को आप ना तो इल्ज़ाम दे सकते हैं और ना ही किसी को मुजरम समझ सकते हैं। ये बातें मैं दोनों एंड पे कह रहा हूँ, मेल वर्कर के लिए भी, फ़ीमेल वर्कर के लिए भी। तो आपका पहला हक एज़ अ मेल वर्कर ये होगा, अगर आपकी घर की तरबियत अच्छी है, अगर आपका ऑन जॉब ग्रूमिंग अच्छी है, आपके बॉस अच्छे हैं, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, तो आप एज्यूम करेंगे कि आपके साथ जो भी कोलीग काम कर रहा है, खा वो मेल है या फ़ीमेल, वो भी शरीफ है जिस तरह आप अपने आप को शरीफ समझते हैं। वो भी अच्छे और डिसेंट बैकग्राउंड से है, अच्छे घराने से है जिस तरह आपका घराना आप समझते हैं कि अच्छे और डिसेंट घराने से है। उसके माँ बाप ने भी उसकी अच्छी तरबियत की है जिस तरह आप फ़ख्र से अपने माँ बाप को कहते हैं कि उन्होंने आपकी अच्छी तरबियत की है। तो जो कुछ भी आप अपने आप को शरीफ साबित करने के लिए दलील के तौर पे सामने लाते हैं, वही कुछ आप अपने फ़ीमेल कोलीग के मुतल्लिक भी सोचें, जब तक कि किसी ठोस सबूत से इसके अपोजिट साबित ना हो जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया पहला राइट जी। सर इसमें वो ना सिर्फ फीमेल के मतलब बल्कि इसमें शरीयत में जो है कि आपको हुस्न ज़न रखना चाहिए दूसरे मुसलमान भाई या बहन मतलब सबके लिए आप वो जो है उसको अच्छा ही कंसिडर करें। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, सेकंड चीज़, जब कोई ख़वातीन हमारे यहाँ अप्लाई करती हैं जॉब के लिए, अब मैं दूसरे राइट की तरफ आ रहा हूँ। तो जब वो जॉब के लिए अप्लाई करती हैं तो अक्सर क्या होता है कि जो बच्चियाँ आती हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उनके साथ उनके पेरेंट्स होते हैं, वालिद हैं, वालिदा हैं। तो कभी ऐसा होता है कि जब मेरे सामने आती है ख़ातून कैंडिडेट तो बताते हैं कि उसकी वालिदा या वालिद ऊपर पार्किंग में कार में बैठे हैं या HR ऑफिस में वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप उनको भी साथ ले आएँ, अपनी अम्मी और अब्बू को भी साथ, ताकि उनकी मौजूदगी में मैं आपसे इंटरव्यू कर लूँगा। उनके वालिदैन का इंटरव्यू में मौजूद होना क्यों ज़रूरी है? अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाएंगे तो वो, अगर आपके वालिदैन जाना भी चाहेंगे इंटरव्यू में तो वो कहेंगे नहीं, सिर्फ कैंडिडेट आएगा उसका हम इंटरव्यू लेंगे, बाकी वालिदैन से कहें कि वो बाहर इंतज़ार करें। मगर यहाँ पे क्लब में जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो अगर मुझे पता चलता है कि वालिदैन साथ हैं तो मैं साथ बुला लेता हूँ कि आप भी आ जाएँ और इंटरव्यू प्रोसेस में आप भी मेरे साथ बैठ जाएँ। क्या वजह इसकी?
क्यों ज़रूरी, यानी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कोई ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमने ऐसा ही करना है, बट मैं ज़ाती तौर पे ऐसा क्यों करता हूँ? क्या आपके जहन में आ सकती है बात? अगर मैं अपनी बेटी का या बहन का कहीं इंटरव्यू करवाऊँगा और मेरे जहन में क्या हमेशा खलिश होगी कि पता नहीं कैसे लोग हैं, पता नहीं HR मैनेजर कैसा है, सेटिस्फाइड, ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए और एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए शुरू में। किसका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए? कॉन्फिडेंस उनका पेरेंट्स का भी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का उनके एग्जैक्टली यानी खातून वर्कर उस वक्त तक इत्मीनान से क्लब में काम नहीं कर सकती जब तक घर में उसके पेरेंट्स सेटिस्फाइड ना हो, वरना वो मजबूरी में है तो यहाँ काम करेगी मगर फ़िक्र उसकी घर में होगी। वालिदा जब तक वो घर पहुँच नहीं जाती खैर खैरियत से, वो फ़िक्रमंद होगी कि पता नहीं कैसे लोग हैं, हालात ऐसे हैं कि बच्चियों को घर से निकालना मसले मसाइल होते हैं, तो पता नहीं किस तरह के लोगों में रहती है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पेरेंट्स अगर आए हों तो मैं बुला लेता हूँ, बुला के साथ उनके सामने गुफ्तगू करता हूँ, फिर कुछ मैं बातें पेरेंट्स से भी कर लेता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होता है कि पेरेंट्स को तसल्ली हो जाती है, वो भी आखिर तजर्बेकार हैं, इसी मुआशरे का ही हिस्सा है, तो पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन बड़ी शार्प होती है, वो समझ जाते हैं कि ये लोग कैसे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो ऑर्गेनाइजेशन पेरेंट्स ने काम तो नहीं किया, मेरी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। HR में अगर हमारे जो HR का स्टाफ है अगर उससे मिलते हैं तो ये उठना बैठना मिलना जुलना बातचीत करना, इसी से वो समझ जाएंगे कि यहाँ के काम करने वाले लोगों में अगर मेरी बेटी या बहन काम करती है तो क्या ये उसके लिए सिक्योर और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होगा या नहीं होगा। सिर्फ़ एक वजह, या कभी कभार अगर ख़ातून कैंडिडेट अकेली भी आती है और वो कभी कहती भी है मेरी वालिदा परेशान होती हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप कभी अपने वालिदा को या वालिद को अगर आप मुनासिब समझें, अगर वो आपको छोड़ने भी आते हैं किसी वक्त तो उनसे मेरी मुलाकात करवा दें। तो कभी छोड़ने आते हैं या पिक करने आते हैं तो मैं अगर बैठा हूँ दफ्तर में तो मैं उनसे मुलाकात करके मिल लेता हूँ, सिर्फ इसलिए कि वालिदैन को तसल्ली हो कि अगर मेरी बच्ची का कभी मोबाइल ऑफ़ है या मोबाइल गुम गया है, कांटेक्ट करना है, बात नहीं हो रही। जिस तरह बाज़ का कभी कभी ऐसा होता है कि हंगामे हो जाते हैं तो एम्प्लॉई इधर फंस जाता है तो घर नहीं पहुँच सकता, तो पेरेंट्स फ़िक्र में होते हैं, तो उनके पास फिर हमारे अल्टरनेट टेलीफोन नंबर भी होते हैं, मेरा फ़ोन भी होता है, बाज़ पेरेंट्स के पास हमारे HR स्टाफ का भी होता है। तो कभी कभार कोई मसला हो तो वो हमें अपनी फैमिली का हिस्सा कंसिडर करें, पेरेंट्स या बहन भाई, तो इत्मीनान और तसल्ली के साथ जब तक उनके फैमिली को, यानी ये मेरी एडिशनल ड्यूटी है जिसको मैं अपनी अखलाकी ड्यूटी समझता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मगर मेरी इस अखलाकी ड्यूटी का ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि जो फ़ीमेल वर्कर हम रख रहे हैं वो फिर लॉन्ग टर्म हमारे साथ चलेगी। पेरेंट्स को तसल्ली होती है कि नहीं अच्छे लोग हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वरना जितनी ख़वातीन हमारे पास आएँ इनको इससे अच्छी ऑफ़र्स भी होती हैं। समटाइम्स सैलरी पैकेज से ज़्यादा एनवायरनमेंट काउंट करता है, तो हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर एनवायरनमेंट है। तो ये अच्छा, हम जब देखते हैं कैंडिडेट फ़ीमेल को तो पहले उसकी काबिलियत देखते हैं कि कहाँ से पढ़ा हुआ है, कौन सी स्किल है, फिर उसका एटीट्यूड देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो पेरेंट्स से हम मिलते हैं पेरेंट्स की तसल्ली के लिए, मगर पेरेंट्स के मिलने की दूसरा एंगल ये है कि हम ये भी देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड कैसा है बच्चे का, माँ बाप से पूछ लेते हैं थोड़ा सा फ्रेंडली हो के बेटी के मुतल्लिक़ तंग तो नहीं करती आपको ज़्यादा, यानी वो सवाल जिससे पेरेंट्स ऑफेंडेड ना हो, बुरा ना मनाएं और अपनाइयत का एहसास हो एक हद तक। हमने को ज़ाहिर रिश्तेदारी तो नहीं है, मगर ये कहते हैं कि बेटी आपकी माशाल्लाह ज़हीन है, समझदार है, ये तब हम करते हैं जब हमने सेलेक्ट करना हो। अगर इंटरव्यू प्रोसेस में हमने बात करनी हो सिलेक्शन से पहले तो उसमें पेरेंट्स को इसलिए भी बुला लेते हैं, चले देख लेते हैं, और अगर हमने नहीं सेलेक्ट करना होता तो सम टाइम हम पेरेंट्स को बता भी देते हैं ताकि उनको तसल्ली हो, क्योंकि वो पूछते रहते हैं पता नहीं बेटी मेरी क्यों नहीं हायर हुए। तो हम पेरेंट की तसल्ली के लिए कि ये एरियाज़ हैं स्किल के जो इसमें नहीं है जो हमें रिक्वायर्ड है अपनी पोजीशन के लिए। बट अगर हमने हायर कर भी सोच लिया कि हमने हायर करना है तो फिर हम अब पेरेंट्स के साथ अपनाइयत, थोड़ी सी प्रोफेशनल अपनाइयत मैं इसको कहूँगा, प्रोफेशनल कर्टसी, एथिक्स, मोरालिटी, वो एक्सरसाइज करके थोड़ा सा पेरेंट्स को तसल्ली दे देते हैं। ख़ुद भी देख लेते हैं कि पेरेंट्स का माइंडसेट क्या है, क्या चाहते हैं अपनी बेटी के लिए, आगे क्या फ्यूचर देखते हैं, क्या वो चाह रहे हैं कि ये शादी तक नौकरी करे या वो चाहते हैं कि शादी के बाद भी कंटिन्यू करे। उससे हमें ये पता चल जाता है कि इस खातून ने ये लॉन्ग टर्म हमारे साथ है या शॉर्ट टर्म बेसिस पे हमारे साथ है। तो ये सारे मसले मसाइल हम देख लेते हैं उसको।
तो दूसरा राइट क्या होगा सारी गुफ्तगू से? नहीं, वो एक प्रोसेस में है। वर्किंग वुमेन का दूसरा राइट होगा राइट ऑफ प्रोटेक्शन या सेंस ऑफ प्रोटेक्शन। जब तक उनको एहसास ना हो कि वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं, वो करेंगी। तो मर्द के पास तो 10 ऑप्शन होते हैं अपनी प्रोटेक्शन के, तो ख़वातीन को थोड़ा सा एडिशनल सपोर्ट चाहिए होती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि वो जिस माहौल में काम करें उनको मैनेजमेंट की सपोर्ट हो, अपने सेक्शन हेड की सपोर्ट हो, अपने डिपार्टमेंट हेड की सपोर्ट हो और ओवरऑल पूरे मैनेजमेंट की सपोर्ट हो। तो ये दूसरी चीज़ थी। अब ये सारी स्लाइड पे मैं बना के दे सकता था, मगर मैं गुफ्तगू के अंदाज में आहिस्ते आहिस्ते बता रहा हूँ। और एक चीज़, तीसरी चीज़ कि ये शुरू में भी मैंने कह दिया था, दोबारा रिपीट करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए अच्छे काम का और बुरे काम का फ़ैसला कैसे करेंगे। बाज़ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मॉरल स्टैंडर्ड्स इतने हाई नहीं होते, उसमें ख़ातून अपने सेक्शन हेड के साथ ताल्लुकात में अच्छी होगी तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी कंसिडर होगी, और अगर वो अपने सेक्शन हेड के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, वो एक गैप रख के उससे काम के साथ अपना जॉब करना चाह रही है, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी कंसिडर नहीं होगी। ये वो जगह हैं जहाँ पर औरत को अपनी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अच्छा एम्प्लॉई कौन है, बुरा एम्प्लॉई कौन है, इसकी बुनियाद हम रखते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, काम की परफॉर्मेंस के ऊपर। हमारा फोकस रिलेशनशिप्स नहीं होते, हमारा फोकस ऑपरेशंस होते हैं। बस ये ज़हन में रख लें। महज मिसाल के तौर पे एक ख़ातून है, उसकी तबीयत है वो खामोश तबीयत है, काम से काम रखती है, उसके बाद चली जाती है। एक ख़ातून है, खामोश तबीयत है, काम से काम रखती है, फिर चले जाती है अपने काम से, ठीक है। अब कोई उसका कुलीग सोचना शुरू कर दे कि ये बदतमीज़ है, बद दिमाग है, बात नहीं करती, ठीक है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड उसने अडॉप्ट किया है कि ये चूँकि मुझसे गपशप नहीं लगाती, लतीफ़े नहीं सुनाती, मेरे लतीफ़ों पे हंसती नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बदतमीज़ और बद दिमाग है। उसकी ये कंप्लेन हम तक पहुँचेगी, मैनेजमेंट तक। तो हम ख़ातून की परफॉर्मेंस का जायज़ा लेंगे कि जिस पोजीशन पे इसको रखा गया है, उस पोजीशन में ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इससे गप्पे लगाना शामिल नहीं है। उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इससे मुस्कुरा के सलाम करना आते हुए भी और जाते हुए भी ये शामिल नहीं है। तो हम उससे पूछेंगे कि भाई वो अब जिस पोजीशन के लिए वो हमने रखी है, उस पोजीशन पे तो काम बिल्कुल ठीक कर रही है, मगर क्या ये ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट है कि वो आपसे गप्पे भी मारें। हर आदमी की अपनी तबीयत होती है, वो गैप रखना चाहती है, उसकी तबीयत है, मगर उस गैप का मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो आपसे बदतमीज़ है। काम के हवाले से वो आपसे बात भी करती है, काम के हवाले से वो आपसे इंस्ट्रक्शंस भी लेती है, मगर इससे मुराद अगर आप ये लेना शुरू कर दें कि काम से हट के वो 2-3 घंटे या आधा पौना घंटा आपके पास बैठ के गप्पे भी मारे, आपके ज़ाती मामलात को सुने, अपने ज़ाती मामलात आपसे डिस्कस करे और एक अपनाइयत का सा एहसास आपके दिल में बिठाए कि नहीं वो आपसे बहुत क्लोज़ और करीब है, तो ये जो इसको हम कहते हैं कि ये प्रोफेशनल गैप रहना चाहिए बिटवीन मेल वर्कर एंड फीमेल वर्कर। अगर प्रोफेशनल गैप नहीं रहेगा तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। यानी यानी मैं अपनी अगर बात करूँ तो क्या मैं पसंद करूँगा कि मेरी बहन किसी के साथ बैठ के 2-2 घंटे गप्पे लगाए या आधा घंटा। प्रोफेशनल कर्टसी और चीज़ होती है कि आप अपने काम के हवाले से अपने सीनियर से या अपने जूनियर से जब भी बात करें तो तमीज़दार लहजे में करें, ये प्रोफेशनल कर्टसी होती है। काम से या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के हालात बैठ के गप्पों के अंदाज में डिस्कस करना ये वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है। ये मेल फीमेल से हट के भी अगर 2 मेल भी कर रहे होंगे तो हम वो भी डिस्करेज करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ और यानी थर्ड राइट ये होगा कि ख़वातीन के काम को उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे इवेलुएट किया जाए, ना कि उनके ताल्लुकात कैसे हैं एक दूसरे। ताल्लुकात कंसिडर होते हैं टीम वर्क की सेंस में
कि एज अ टीम मेंबर वो अपनी टीम के बाकी कुलीग्स के साथ कैसी है, उसका रवैया कैसा है, उसका कोऑपरेशन कैसा है, बस इस सेंस में होती है डिस्कस। मगर ये टीम वर्क के जो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, ये टीम वर्क एज अ मेंबर जो रिलेशनशिप है बाकी टीम मेंबर्स के साथ, वो इस सेंस में हरगिज़ नहीं है कि काम से हट के आप बाकी मामलात में गप्पे मारनी शुरू कर दें। तो जो काम से हट के मामलात हैं वो परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन में नहीं आते, उसकी इवैल्यूएशन ही नहीं होती उसमें। तो लिहाजा कोई भी आदमी उस बेसिस पे ये नहीं कह सकता कि चूँकि मेरे साथ बेतकल्लुफ़ नहीं है गुफ्तगू में तो इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है। हम परफॉर्मेंस को ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर करते हैं, हम ताल्लुकात को टीम वर्क की सेंस में देखते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो थर्ड राइट क्या होगा कि ख़वातीन का राइट है कि उनको परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर, जिस पर्पज़ के लिए वो हायर हुई हैं उसकी बेसिस के ऊपर उनके एवेलुएट किया जाए कि ये अच्छी एम्प्लॉई हैं या नहीं। हम ये नहीं डिसाइड करते कि ये अच्छी खातून है, ये बुरी खातून है। हम कैरेक्टर जजमेंट में नहीं पढ़ते, हम काम के ऊपर बस रहते हैं फोकस। और तोहमत लगाने से भी परहेज़ करना चाहिए। अब चौथा फोर्थ जो है राइट वो मैं बताता हूँ आपको। देखें, ख़वातीन को हमने एक ख़ास पर्पज़ के लिए एक ख़ास पोजीशन के अगेंस्ट रखा है, उन्होंने अप्लाई किया, सिलेक्ट हो गई, वो उस पोजीशन पे काम कर रही हैं। इसी तरह आपको भी हमने रखा है मेल फीमेल यानी जनरल वर्कर की बात कर रहा हूँ कि कोई पोजीशन एडवर्टाइज़ हुई, आपने अप्लाई किया, इंटरव्यूज़ हुए, आप सिलेक्ट हो गए, काम हो गया स्टार्ट। किसी की ज़ाती ज़िंदगी को कुरीदना और जानबूझ के उसके बैकग्राउंड को ज़रा इन्वेस्टिगेट करना कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से कि ये किस वक़्त आती हैं, किसके साथ आती हैं, किस वक़्त जाती हैं, किसके साथ जाती हैं, ठीक है, ये गैर अखलाकी हरकतें होती हैं। इसका ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक खातून है, यहाँ से छुट्टी की, कार्ड आउट करवाया, गेट से बाहर गई, एक नौजवान आया और उसके साथ गाड़ी में बैठी, मोटरसाइकिल पे बैठी, चली गई। ये बातें एक आदमी ने ऑब्ज़र्व की और अंदर आके मैनेजमेंट को बता दी कि जी वो आज इस बंदे के साथ गई थी। अब वो जब अंदर आके बता दी, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो बंदा ये इन्वेस्टिगेट करना भूल गया कि हो सकता है उसका भाई हो सकता है उसका कज़न हो सकता है उसका मंगेतर हो सकता है उसका बाप हो। महज किसी के साथ गाड़ी में बैठ के चले जाने से अगर किसी का कैरेक्टर ख़राब होता है तो ये लॉजिक तो आज तक कभी समझ में नहीं आई। किसी के साथ गाड़ी में बैठ के चले जाने से ये कहाँ से साबित हो गया कि उसका कैरेक्टर ख़राब है? समझ आई? इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात, मेल फीमेल एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं दोनों, तो 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 8 घंटे वो इकट्ठे एक डिपार्टमेंट में रहे, दोनों ने शॉर्ट लीव ली, बाहर गए, गाड़ी में बैठे और चले गए। साथ ही किसी ने रिपोर्ट कर दी कि जनाब इसने भी शॉर्ट लीव ली थी, इसने भी शॉर्ट लीव ली थी, ये यानी उनमें से एक बाहर खड़ा हो गया, एक ने गाड़ी स्टार्ट की, क्लब से बाहर गए, बैठ गए और चले गए, तो ये रिपोर्ट आ गई। ठीक है, अब इस पर मेरा सवाल ये है कि जब वो दोनों 8 घंटे क्लब के अंदर थे उस वक्त तो ख़राब नहीं हुआ, तो बाहर जाके एक ही गाड़ी में बैठने से ख़राब कैसे होगा? समझ आइए आप? यानी और दूसरी बात यह है कि ये कहाँ से लॉजिक डेवलप करना शुरू कर दिया किसी ने कि हम देखें कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ नहीं जा रहा। अब अगर इस पूरे प्रोसेस को ठीक समझ लें तो दोनों ने शॉर्ट लीव ली अपने सेक्शन हेड से पूछ के, उसके बाद गाड़ी में गए, इकट्ठे बैठे, चले गए। अब इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने क्लब का कौन सा रूल या रेगुलेशन तोड़ा, ये पहले बताओ। या तो अगेंस्ट द रूल कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें उन्होंने वायलेट किया तो हमारे तक रिपोर्ट आना भी कोई समझ। मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। इकट्ठे बैठ के जाना क्या क्लब के अगेंस्ट है रूल्स में?
अब अगर आप इसको इंसानी बुनियादों पे देखें, मैं मिसाल दे के फिर कह रहा हूँ, किसी पे अप्लाई नहीं कीजिएगा, कि हो सकता है ख़ातून ने अपने मेल कुलीग यानी बात की हो अंदर अपने सेक्शन हेड से कि ख़ातून को कोई काम है, कोई एमरजेंसी घर में पड़ गई है। अब वो प्रॉब्लम ये है कि हमने तो पिक एंड ड्रॉप दिया हुआ है शाम के टाइम पे, तो उसको अर्जेंटली जाना है, तो वो बाहर खड़ी हो के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाए, तो उसी के कुलीग ने कहा कि मैं भी शॉर्ट लीव लेता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ चल के गाड़ी पे ड्रॉप कर दूँगा तुम्हें। अपने सेक्शन हेड के नॉलेज में ला के वो दोनों निकले, गाड़ी में बैठे और फिर चले गए, तो उसने उसको ड्रॉप कर दिया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो डेली ड्रॉप हो रही है ख़ातून और उसी का सेक्शन हेड जो है उसी का डिपार्टमेंट का कुलीग मेल कुलीग, तो ये भी तो पॉसिबल है कि उसके पास गाड़ी है, तो क्या वो अपनी कुलीग को ये नहीं कह सकता कि जी ठीक है मैं सर्टन लोकेशन तक डेली आपको ड्रॉप कर दिया करूँगा। कई हमारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं मेल भी कि एक के पास गाड़ी है तो 3-4 उसके साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना मुश्किल है, तो आप फैज़ाबाद है या और लोकेशंस हैं तो जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्ली मिल जाती है वहाँ तक आप ड्रॉप कर देते हैं। तो 2-3-4 लड़कों का इकट्ठे गाड़ी में बैठना, अगर वो 4 ख़राब नहीं होते दूसरी सेंस में, तो मेल फीमेल का इकट्ठे बैठ जाने से वो दोनों कैसे ख़राब हो गए? समझ आई? तो ये होता है, ये इससे साबित क्या करना है, एक वाक़या हुआ, इससे साबित क्या करना है? कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ समझ के मसले मसाइल होते हैं। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट ये है। अच्छा, इसमें एक और लतीफ़ा भी था, एक और इसमें थॉट प्रोसेस था कि अगर वो यहाँ पे सबके सामने बाहर बैठने की बजाय ज़रा पेट्रोल पंप के पास जाके बैठ जाते तो बेहतर होता था कि यहाँ किसी को नज़र ना आता। तो मैंने कहा जब इधर बैठ के ख़राब हैं तो उधर बैठ के शरीफ कैसे होगा? तो एक लोकेशन चेंज करने से बंदा शरीफ से बदमाश, बदमाश से शरीफ हो जाए, ये होती हैं वो बातें जिससे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और एनवायरनमेंट ख़राब होता है। और बैक एंड पे हमारा जो तजर्बा ये है कि किसी दूसरे सेक्शन के हेड ने कोई लिफ्ट कराई होगी, नहीं कराई उसने, तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी ये रिपोर्ट बना के दे दूँगा। मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, बाज़ ख़वातीन को इस तरह से भी तंग करते हैं। ये सेक्सुअल हरासमेंट के केस बनते हैं बेसिकली, कि आप किसी के किरदार को सवालिया निशान बना के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट करें, आप किसी के अमल को खामखा सवालिया निशान बना के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट करें। खुशकिस्मती से इस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके सीनियर्स हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो बहुत समझदार हैं। हमने अगर ख़वातीन को रखा हुआ है तो हमने उनको ख़ास एनवायरनमेंट जब तक नहीं प्रोवाइड करेंगे उस वक्त तक उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरे घर में हालात अच्छे हैं कि मैं अपनी बहन को, बेटी को या बीवी को जॉब के लिए नहीं भेजता। अगर जाना पड़ जाए, मेरा आज एक्सीडेंट हो जाए, मैं बिस्तर पे पड़ जाऊँ, तो मेरी बेगम मजबूरन जब निकले तो मेरे कानों पे ये पड़ेगी कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में उसके मुतालिक बाज़ लोग क्या बातें करते हैं, तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ख़वातीन को आप अदर साइड समझने की बजाय अपनी साइड समझ के सोचना शुरू कर दें तो हालात भी बेहतर हो जाते हैं और सोच भी बेहतर हो जाती है, ठीक है। और बाज़ का होता क्या है कि कॉन्सेप्ट ठीक होता है, उसकी एप्लीकेशन ख़राब होती है। अब हम फ़र्ज़ कर लें, वो जो मिसाल मैंने पहले दी कि 2 बाहर बैठ के चले गए, अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि वो वाकई ख़राब केस है, तो आप तब तक उस पर हाथ नहीं डाल सकते जब तक आपके पास कोई सबूत ना आए। देखें, हमारे पास एम्प्लॉई है 8 घंटे की शिफ्ट का, क्लब के रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ अप्लाई होते हैं? जब तक आप क्लब के अंदर काम कर रहे हैं। हम आपकी ओवरऑल पूरी 24 घंटे की जो लाइफ है उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप क्लब से जाने के बाद अपने घर में क्या करते हैं, अपने मोहल्ले में क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों में क्या करते हैं, हम उसके कतन ज़िम्मेदार नहीं हैं। हम सिर्फ एक सिचुएशन में ज़िम्मेदार होंगे कि क्लब से बाहर की ज़िंदगी में कोई हादसा होता है, आपका केस फाइल होता है, अदालत में मुकदमा चलता है और आप मुजरिम करार पाते हैं, कन्विक्ट हो जाते हैं, तब हमारा रूल अप्लाई होगा कि हम किसी क्रिमिनल को जिसको किसी अदालत से सज़ा हुई हो उसको क्लब में जॉब नहीं दे सकते। तब हम अप्लाई करेंगे वो उसूल। उसके बाद जब आप क्लब से बाहर चले गए हैं, हमारा उससे कतन कोई आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं है, वो आपके ज़ाती मामला है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉई है, मेल है या फ़ीमेल, दोनों साइडों पे उसके ख़ानदान में कोई झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, और उसके रिश्तेदारों में से बाज़ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा उन्होंने अप्रोच किया कि जी इसको जॉब से निकालें, ये है वो है। और बाज़ का ऐसा भी होता है कि उसके जो ज़ाती मामलात में जो मुखालिफ पार्टी होती है वो बड़ी तगड़ी पार्टी होती है
तो उसका कोई किसी ना किसी ओहदे पे होता है, बड़े सेंसिटिव ओहदे पे होता है। तो हमारे तक अप्रोच करते हैं तो हम कहते हैं जी आपका उनसे झगड़ा है, हमारा अपने एम्प्लॉय से कोई झगड़ा नहीं है। हम तब तक उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते जब तक वो क्लब के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़े ना। अगर आपका उससे ज़ाती झगड़ा है तो आप अपनी ज़ाती हैसियत में उसको हैंडल करें, ठीक है। तो आप अपने ज़ाती झगड़े की वजह से क्लब इंतज़ामिया को नहीं कह सकते कि जी इसको निकालें जॉब से या इसको डिमोट करें ये। वो हमारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसकी बेसिस के ऊपर हम मैनेजमेंट और एम्प्लॉई रिलेशन को इवेलुएट करते हैं और उसको लेके आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपका चौथा राइट क्या होगा फिर कि राइट ऑफ प्राइवेसी, कि हर एम्प्लॉई का, खा वो मेल है या फीमेल है, उसका ये राइट बनता है कि उसके प्राइवेट अफेयर्स का एहतराम किया जाए और उसको ज़्यादा छानबीन ना की जाए। ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपको देखूं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका कौन कज़न है या नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में किसी ने ये नहीं डाला कि मैं ख़ातून को कौन पिक करने आया उसका रिश्ता मैं डिस्कवर करता फिरूँ, ठीक है। तो ये सारे मामला ऐसे हैं, इससे इंसल्ट होती हैं उस एम्प्लॉई की भी, और इसमें आपकी इंसल्ट इस सेंस में होगी कि आप उन कामों में पड़ गए हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने आपको डेलीगेट नहीं किया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। अगर किसी के मुतालिक पता करवाना होगा तो वो HR का डिपार्टमेंट है। जैसे हम मेडिकल की पॉलिसी होती है हमारी, तो हमने पता करना होता है कि पेरेंट्स का क्या नाम है, हस्बैंड का क्या नाम है, बच्चे कितने हैं, ताकि कल को पेरेंट्स का कोई एमरजेंसी हो जाए या मेडिकल की पॉलिसी के हवाले से, क्लेम के हवाले से कोई है, डेथ हो जाए, इंश्योरेंस के मामला हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हम उस सेंस में लेते हैं, हमारे पास होती हैं। मगर ये कि इस सेंस में बग़ैर तहकीक किए हुए अफवाहें फैला देना किसी के मुतालिक, ये बिल्कुल गलत बात होती है। इससे आपकी शख्सियत भी दागदार होती है कि जो समझदार लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि आपकी ये आदत भी है, आप मैच्योर नहीं हैं, या आपको तरबियत की ज़रूरत है या रहनुमाई की ज़रूरत है। और जिस खातून के हवाले से आप बात कर रहे हैं, आप अगर मैनेजमेंट मैच्योर और संजीदा और समझदार है तो उस खातून का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर हर बंदा उसके मैनेजमेंट के लेवल पे तो नहीं बैठा, कुछ उसके साथ इक्वल लोग भी तो बैठे हैं ना, उसके कुलीग भी हैं, और जिन लोगों का उसके साथ ऑपरेशनल लिंक है वो लोग भी तो है ना। तो ख्वाह किसी के जहन में शक डालना ये भी शैतानी काम होता है। तो इससे भी ज़रा कोशिश करके बचना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये समझ में आ गए, ठीक है। अब मैं आपको एक सेशन जो है वो लतीफ़े पे ख़त्म करता हूँ, उससे पता चल जाएगा बाज़ का हमारे कॉन्सेप्ट, जैसे इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट है, गैरत का कॉन्सेप्ट है, तो एक कॉन्सेप्ट ठीक होते हैं, एप्लीकेशन गलत हो जाती है, उसकी वजह से भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है। इमाम इब्ने जोज़ी हैं, आज से कुछ 700-800 साल पहले हुए हैं, उन्होंने किताब लिखी थी ज़हानत, किताबुल अज़किया, यानी जो ज़हीन लोग होते हैं ना उनके किस्से और वाक़े थे। और वो कहते हैं बाज़ कात हाजिर जवाबी जो होती है ना, ये अल्लाह ताला की बड़ी देन होती है। तो ये गरीब लोगों में भी अल्लाह ताला पैदा कर देता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी आगे चलाते हैं, और बाज़ कात अमीर लोगों में भी पैदा कर देता है। तो उन्होंने गरीब आदमी का हाजिर जवाबी का एक किस्सा लिखा है, लतीफ़ा, और वो ये है कि एक गरीब आदमी होता है तो उसकी बीवी पे जिन आ जाता है, जिन आशिक हो जाता है यानी, तो बेचारा बड़ा परेशान होता है, वो तंग करता है जिन उसकी बीवी को। तो वो अपने ना पीर साहब के पास ले जाता है कि पीर साहब इसको देखें, मेरी बीवी पे जिन आया हुआ है। तो बेचारी बड़ी तंग होती है, ज़ाहिर है वो बाल नोचना और ये वो सारे काम। तो पीर साहब वो को मंत्र करते हैं, कोई आयात करीमा वगैरह पढ़ते हैं, तो वो जिन को हाज़िर करते हैं तो जिन हाज़िर हो जाता है। तो पीर साहब कहते हैं अब वो जब जिन से बात हो रही है, जो औरत में आ गया, हाज़िर हो गया, साथ ही उसका शौहर बैठा होता है जो गरीब होता है। तो पीर साहब जिनसे कहते हैं भाई तुम ये गरीब सा आदमी है, तो इसके ऊपर तुम इसकी बीवी के ऊपर हाज़िर हो गए। बेचारा परेशान होता है, मज़दूर आदमी है, उसकी बीवी की परेशानी है, वो अपनी कमाई करके बच्चों को पालेगा या अपनी बीवी को देखेगा। तो कहता है ये जो खातून है ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं इस पर हाज़िर हुआ और इसको तंग करता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या बात क्या हुई, क्यों नाराज़ हुई? तो उन्होंने कहा जी ये अपने सहन में बैठी हुई थी और मैं ऊपर से गुज़र रहा था, तो ये नहा के ना बाल वो खुले करके तो धूप में अपने वो सुखा रही थी, तो मुझे इसका नंगा सर अच्छा नहीं लगा, इसको चाहिए था सर ढांप के रखती, तो नंगा सर अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं इस पर फिर सज़ा देने के लिए इस पर आ गया हूँ। उस वक़्त के जिन भी शरीफ होते थे तो जो
वो था शौहर उसका, वो बेचारा आगे इतना परेशान था, 4-5 महीने से बीमारी ले रहा था। तो उसने जिन की ये बात सुनी ना, तो हाजिर जवाबी की बात कर रहा हूँ, तो उसने कहा जिन से कि पीर साहब इससे कहें अगर इसको इतनी गैरत आई थी तो बहन समझ के सर पे दुपट्टा दे देता। उसको हाजिर होने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, तो हो सकता है जिसके मुतल्लिक़ आप बात कर रहे हो आपकी नीयत अच्छी हो मगर तरीका गलत हो। तो बेहतर ये है कि अपने सेक्शन, अपने डिपार्टमेंट और अपने काम से काम रखें और अननेसेसरी किसी की टो में ना लगे रहें, ताकि आपकी टो के नतीजे में एंड पे निकला कुछ नहीं है, मगर वो सारे प्रोसेस में जब बातें फैलेंगी तो आप ये देखें उस खातून के लिए या अपने मेल वर्कर के लिए भी, यानी जिसके साथ उसको अटैच कर रहे हैं उसकी भी बदनामी होगी और जिसको अटैच कर रहे हैं उसकी भी बदनामी होगी। तो हमारे यहाँ वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा है, हम खुद भी ऐसा रखते हैं, हम खुद भी मजाक करते हैं ख़वातीन के साथ, मगर एक प्रोफेशनल कर्टसी में रख के, ताकि ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए कि अगर उनको कभी किसी मसले पर रहनुमाई की ज़रूरत है तो उनको हमसे बात करने में झिझक महसूस ना हो। वरना अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के HR डिपार्टमेंट वो जिन भू से कम नहीं होते, वरना जाते ही डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा। मगर हमने अपना एनवायरनमेंट ऐसा रखा हुआ है कि हमने एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। अगर हमसे बात करना डिफ़िकल्ट है तो हमने नादिया है हमारे पास फ़ीमेल, ताकि फ़ीमेल के इश्यूज़ फ़ीमेल ही बेहतर समझ सकती है, तो ये आके उनसे डिस्कस कर लेती हैं, फिर वो अपनी लैंग्वेज में हमसे बात कर लेती हैं। तो हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट जानबूझ के इसलिए रखा हुआ है ताकि डे टू डे बेसिस के ऊपर इनका काम करना इनके लिए आसान हो। तो जब ये रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में होंगी तो इनकी आउटपुट अच्छी होगी, और अगर आउटपुट अच्छी होगी तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होगा। ठीक है, तो ये है टोटल सेशन आज का। इसमें कोई सवाल आपके जहन में आता है? कोई नहीं। किताब का नाम बताएं। किताबुल अज़किया है, जहानत के किस्से के नाम से उर्दू तर्जमा है, इदारा इस्लामियत ने किया, या दारुल इशात या दारा इस्लामियत लाहौर वालों ने किया हुआ। मिल जाती है यहाँ से लोकल, आपको ये पिंडी से मिल जाएगी आपको। ठीक है, तोहमत लगाने के वाले से एक हदीस है, मुझे याद नहीं आ रही। किसके हवाले से? तोहमत लगाने के। हाँ जी, अगर कोई याद है तो वो बड़ी ज़बरदस्त हदीस है। तोहमत आप देख, शुरू में मैंने कहा कि औरत कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो अक्सर लोगों ने नहीं सुनी, कि जाहिल आदमी अपनी बीवी पे हावी होगा और अक्लमंद आदमी अपनी बीवी के ताबे होगा। अक्लमंद आदमी की अलामत वो इस सेंस में कि अक्लमंद आदमी जब सब्र और तहम्मुल के साथ, अक्लमंदी के साथ अपनी बीवी से बात करेगा तो अक्सर मामलात में औरत को दुरुस्त पाएगा। जाहिल आदमी अपनी बीवी को कमज़ोर समझेगा या इसमें इतनी अकल नहीं होती, तो अपनी बीवी को ऐसा समझना या औरत ज़ात को ऐसा समझना, ये आदमी के जाहिल होने के लिए काफ़ी है। तोहमत के हवाले से ये है कि एक शरीय पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये कोई ख़तरनाक चीज़ है और इतना सीवियर ये चीज़ होती है कि अगर आप किसी पे तोहमत लगाते हैं तो फिर आपको शरीय तौर पे, और अगर शरीय तौर में है तो आपको 4 आई विटनेस वहाँ पे लाने पड़ते हैं जो आपकी बात को डिफेंड करें और उसको वो वहाँ पे साबित करें, 4 बंदे। और अगर आप वो 4 बंदे तोहमत आपने लगा दी और फिर आप वो 4 विटनेस पेश नहीं कर सकते तो रेस्ट ऑफ योर लाइफ जब तक आप जिंदा हैं किसी भी मामले में आपकी गवाही कंसिडर नहीं होगी, ये आप जो पनिशमेंट होती है। हाँ, ये तो शरीयत का है ना, मगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमारे पास ये है कि जब आप तोहमत लगाते हैं ना तो हम 4 गवाह नहीं मांगेंगे, हम ये देखेंगे आप तोहमत के साथ सबूत क्या लाए हैं। तो अगर सबूत नहीं लाए, सिर्फ तोहमत लाए हैं, तो उस पर भी हम एक्शन ले लेंगे। हम ये नहीं कहेंगे आप जाके 4 बंदे गवाह लेके आएँ, वो 4 भी जो आएंगे तो हम उनसे भी सबूत पर, इसलिए हमने इंक्वायरी प्रोसेस रखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई केस आता है तो हम रेफ़र करेंगे अपनी टीम को इंक्वायरी की, वो थॉरली सारा डिस्कस करती है। मगर अपनी टीम को हैंड ओवर करने से पहले हम ये तसल्ली कर लेंगे कि ये इस काबिल भी है केस कि हम इस पे आगे गौर खोज करें या ना करें। इसलिए मैंने बताया ना, मिसाल लेके कौन किसके साथ जा रहा है, तो अगर कोई फ़ीमेल वर्कर अपने 8 घंटे मेल कोलीग्स के साथ काम करने से सही सलामत शरीफ से रहती है, तो उसके साथ अगर वो चली जाती है, ड्रॉप ले लेती है, ठीक है, तो उससे कहाँ कैसे साबित हो गया कि वो खुदा न खास्ता कोई मसला है उसमें? सर बेसिकली इसमें मेरी थोड़ी सी रिजर्वेशन है, इस मामले से इतनी भी डिस्कशन हुई है
वो बताया ना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। सेटिस्फाई नहीं हूँ हाँ जी। आपके मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा डिसएग्री जरूर करूँगा। उसकी वजह ये है कि सर कि कहीं ना कहीं पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं पे रिस्ट्रिक्शन और कुछ ना कुछ लिमिट लाइंस वो जरूर होती हैं, आपकी कैंची भी होती है, मसलन कंपनी की एसओपी में भी होता है। मसलन जैसे आपने अभी बताया कि ये कंपनी की एसओपी में नहीं शामिल कि कोई बंदा क्लब से बाहर चला गया, ऑफिस से बाहर चला गया, तो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। या किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि कोई बंदा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो आप उसको एकदम से उसको इशू करें या डिस्कस करें, ये नहीं होता। तो ये बिल्कुल ठीक है, कंपनी की एसओपी है, ये बिल्कुल ठीक है। बट मैं ये समझता हूँ कि जैसे अल्लाह ने ये कह दिया कि अल्लाह की कायम करदा हदूद के करीब ना जाए। हाँ जी। अब बात यह है कि अगर आप, जैसे आपने ये मिसाल भी दी थी कि अगर कोई फीमेल है उसको घर जाने में या कोई एमरजेंसी में वो जा रही है, उसको इनकन्वीनियंस है और उसने एज ए टीम वर्क के तौर पे किसी क्लीग का सहारा ले लिया या किसी क्लीग के साथ लिफ्ट ले ली, वो एक दूसरे के मतलब काम आ गए। तो बट उसमें यह है कि अभी मैं अपने एंड में ये समझता हूँ कि थोड़ी सी रिसेप्शन ये जरूर होनी चाहिए कि हम उसको एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा जरूर ऑब्जर्व करें कि आया कि इस फीमेल की मजबूरी में हमेशा ये वाला मेल ही इसके काम आता है या कोई और भी काम आता है। एक थोड़ा सा इस चीज़ को भी मतलब थोड़ा सा होना चाहिए। और फिर दूसरा ये होना चाहिए कि हमें ये नज़र, एक मेरे ख्याल में ये चीज़ होनी चाहिए, हर दफ़ा मेल बदल लेना चाहिए। नहीं ऐसे जनरली वैसे उससे हट के वैसे अदरवाइज अगर देखा जाए तो अलहमदुलिल्लाह मैं तो, मेरा ऑफिस तो बेसमेंट में है, मुझे कोई पता नहीं होता ऊपर क्या हो रहा है, मेरा कोई किसी से कोई कंसर्न नहीं है। हमने कब कहा है? मैं अपने पार्टी को अपना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी मेल और फीमेल को ये कह दें कि जी कंपनी के बाहर आप कुछ भी करें या कुछ भी है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता और डिसएग्री करता हूँ कि उनकी जो गुर्बत है वो ऑफिस में डिस्टर्बेंस का प्रॉब्लम वो ज़रूर बनेगी। ऑब्वियसली अगर इनकी गुर्बत एक ख़ास लेवल से बढ़ जाएगी तो वो ऑफिस इन्वायरमेंट में भी इफेक्ट करेगी और डेफिनेटली वो करेगी। अच्छा, इसका मैं समझ गया। अब जो है ना कुर्बत वाले मामला, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जिसके साथ वो पिक एंड ड्रॉप खातून ले रही है उसके साथ उसका रोमांस चल रहा है, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। कई ऐसी केस स्टडीज़ जब हमने सरीना ओपन किया था, मैंने भी ज्वाइन किया था, तो कई ऐसी केस स्टडीज़ हैं जिसमें दोनों ने ज्वाइन किया, मेल फीमेल ने, वर्कर ने, उधर ही वाकफियत हुई, उधर ही पसंदीदगी हुई और शादी हो गई। अब ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे इंटरफेयर कर सकती है, कहाँ पे नहीं कर सकती। रोमांस पे तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते, यानी खातून किसी को पसंद करती है या मेल किसी खातून को पसंद करता है, बामी रजामंदी से अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं रोमांस की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वो उनके ज़ाती मामलात हैं। सर ऑर्गेनाइजेशन को पर्सनल नहीं होना चाहिए कि आप किसी की काम में रहें और उसको सर्च, मैं उधर वही कह रहा हूँ ना कि सुने ना, ठीक है, हम इंटरफेयर कहाँ करेंगे अगर वो ऑन जॉब रोमांस शुरू कर दें। तो ऑब्वियसली मैंने यही बात की कि अगर आप उनको थोड़ा सा इतना फ्री हैंड दे देंगे, उनकी रूटीन बन जाएगी या उनकी जो, मैं ये कह रहा हूँ वो अगर नहीं के बाहर अगर उनकी गुर्बत काफ़ी ज़्यादा है, So what? तो हम इस चीज़ को कभी भी डिनाई मेरे ख्याल में नहीं कर सकते। हम डिनाई नहीं कर रहे, इसके बाहर ही नहीं, हम डिनाई नहीं कर रहे। Obviously उनको जहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एनवायरनमेंट के अंदर भी ड्यूरिंग वर्क प्लेस भी नहीं, देखें, आप कह रहे हैं उनको अंदर भी कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो डिपेंड करता है कि रोमांस किस नौइयत का, शरीफाना हदूद के अंदर है या वो गैर अखलाकी हरकत पे भी है। रोमांस को हम ये मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ वो ये है कि चिट चैट है, आप बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई भी अपनी, जैसे आपने बात बताया था कि अपनाइयत का एहसास हो, ऐसी बातें करना, पर्सनल इश्यूज़ को डिस्कस करना। तो अगर इनकी ये गुर्बत बाहर बढ़ाई इन्होंने और ऑफिस में ले आए तो इतनी अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर मिल जाती है कि अपने काम को, रूटीन के काम को थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके गपशप चिट चैट के कर लेंगे ज़्यादा। तो मेरे ख्याल वो मैं उसको वो समझ गया। आप इधर से कुछ कहना चाह रहे थे, कोई आवाज़ आई थी? अच्छा, मुझे ये लगा कि आपने तो बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया। नहीं, मैंने फ्री हैंड नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ इसमें ये है कि जब वर्क प्लेस पे ये चीज़ें होंगी ना, हाँ जी। कभी ना कभी तो पकड़ में आएंगी, और पकड़ में आएंगी तो वो ज़ाहिर है रूल्स एंड रेगुलेशन और एसओपी से हट के होंगी वहाँ। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ एक छोटा सा पॉइंट लास्ट में फिनिश करूँगा। उसमें मेरा पॉइंट ये भी है कि जैसे देखें कुछ चीज़ें यानी कि क्या कहना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनसे अगर आप डिनाई करेंगे, नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो वो आपके लिए भी प्रॉब्लम है, कहीं भी आप चलेंगे। अच्छा, बेसिकली जो जिसको कहते हैं आपके बद से बदनाम हुआ। अब ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ सोचनी चाहिए, हमारा कोई एम्प्लाई या कोई ऐसा बंदा है
लेट्स सपोज मेरे बारे में अगर कोई रूमर जनरेट हो जाती है इम्प्लाई हूँ मैं भी, ऐसी बात होती है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को अगर तो ये पता है कि यार रोकिया किस तरह का बंदा है, ऑर्गेनाइजेशन को पता होगा। जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनका तकरीबन इमेज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के पास कंप्लीट इमेज होता है कि ये किस करैक्टर का, ये किस करैक्टर का। अगर किसी बंदे का करैक्टर आपको मतलब जब केस का आपको पता चलता है तो आप उसको भी थोड़ा सा कोरिलेट करें कि आया इसका प्रीवियस करैक्टर हिस्ट्री क्लियर है या थोड़ी सी डाउटफुल है। अगर तो क्लियर है देन ओके, कोई मसला नहीं है, ये रूमर है, रूमर ही नहीं होनी चाहिए, इसको कंडेम। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, इज्जत नाम से मौजूद ना। बट अगर आपके पास ऑलरेडी ये शवाहिद मौजूद है या इस किस्म की केस स्टडी मौजूद है कि ये गिल्टी है मेंबर, तो ये हमारा जो एम्प्लाई है ये जो भी है उसके अंदर थोड़ी आ रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट उसको थोड़ा सा जरूर समझा दें, बिल्कुल आखिरी कार्ड बिल्कुल कोने में ले जाकर उसको थोड़ा सा गाइड कर दें कि भैया। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कोई सबूत तो चाहिए होगा ना कोने में ले जाके समझाने के लिए। सबूत कहाँ से हम लाएंगे? दो लोगों को फिजिकल कोई ऐसा मतलब कि एक ही बंदा। लेकिन सर इसमें ये है ना कि उस दोनों ने रोमांस किया, उन दोनों ने पसंद किया आपस में गॉट मैरिड, तो उन्होंने एग्जाम्पल सेट बजाय। अच्छा, दो चीज़ें रोमांस करना और रोमांस डिस्प्ले करना। मैं वही कह रहा हूँ, अब जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, अगर दो कुलीग आपस में पसंद करते हैं मगर काम के दौरान वो काम की हदूद के अंदर रहते हैं, हमें कतन कोई इतराज़ नहीं, वो बाहर जाके आपस के रिश्तों में इन्वॉल्व हों, एंगेजमेंट करें, शादी करें। कई केस स्टडीज़ मैं ख़ुद जानता हूँ, जब शादी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का भी मियाँ बीवी नहीं रखते, हम रिलेशनशिप ब्लड नहीं रखते, तो या बीवी ने रिज़ाइन कर दिया या हस्बैंड ने रिज़ाइन कर दिया। ऐसी केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फ्री हैंड मैंने इस सेंस में नहीं दिया, फ्री हैंड मैंने ये कहा है कि आपके पास बग़ैर सबूत के ये अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी की शख्सियत को सवालिया निशान बना के ऑर्गेनाइजेशन में मशहूर कर लें। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो हम एग्री करते हैं। एक मिनट ठहरो। बेसिकली ये होता है कि कोई भी पहलू है ना उसके, अभी स्पेशली ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन अ मेल एंड फीमेल या ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब बात कर रहे हैं, तो तीन बड़े जो इम्पोर्टेंट बड़े पहलू होते हैं। वो ये होता है कि एक अखलाकी पहलू होता है आपका, एक आपका जो होता है जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू उसका पहलू होता है, और एक आपका कानूनी पहलू होता है। लेकिन ये तीनों बड़े अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक़ है, देखें हम अगर दूसरी सेंस से या दूसरी जेंडर से बिलोंग करते हैं तो अगेन हमारा जो हमारी माँ से स्टार्ट होता है ये ताल्लुक़, और बहन से होता हुआ बीवी तक और सो ऑन ये होता है, ये एक ताल्लुक़। और कुलीग्स जो हमारी फ़ीमेल कुलीग्स हैं वो भी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ हैं, तो वो भी एक ताल्लुक़ है। अच्छा, इसमें हमें एक रिसेंट डॉक्टर साहब ने एक इंक्वायरी फॉरवर्ड की थी, इसी तरह बड़ी सेंसिटिव इशू था। तो सिर्फ मैं बजाय बाकी सारी डिटेल में जाता, सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि देखें, मैंने उन खातून को एक चीज़ कही थी कि देखें कुछ र्यूमर्स हमें लोगों ने बताई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और मैं ज़ाती तौर पे कन्विंस था कि वो चीज़ें हो सकती हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि मे बी ऐसे हुआ होगा, लेकिन मैंने उनको एंड पे, क्योंकि हम उसको प्रूव नहीं कर सकते थे या उसको एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते थे, पर्सनल कैपेसिटी में हम कुछ नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कुछ भी है, दैट इज़ नॉट अवर डोमेन, दैट इज़ टोटली नॉट अवर डोमेन, तो वो तो हम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उनको जो अब्दुल ने बात की उसकी बात में एक वज़न जो है वो ये है कि हम उसको ये हमने ज़रूर रियलाइज़ कराया था एक डॉक्टर साहब से पूछ के कि इनको हम एक ब्रीफिंग करेंगे इसके बाद, आल्दो हमने उसमें से उनको निकाल दिया था, उसमें कोई उनको वो चीज़ नहीं प्रूव हो सकी थी और ना ही हमने उनको किया था। हमने उनको ये कहा था कि देखें, बीइंग अ लेडी, आपकी एक आपकी जो रिस्पेक्ट या आपकी जो इज़्ज़त है ना वो ज़्यादा कीमती है बजाय इसके कि ये जो मेल्स बैठे हुए हैं इनसे। आप हम पे, मेरे पे या इन पे से किसी पे कोई एक छोटा बहुत वो उस लड़की के साथ ताल्लुक़ था, उस लड़की के साथ ताल्लुक़ था, मे बी हमारे अपने अपने लेवल पे हम ये चीज़ें कोई शायद ना इतना उस पर करें, बट एक खातून पे जब किसी की उंगली उठ जाए, चाहे गलत उठे या सही उठे, तो वो उसके लिए बाज़ औक़ात मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ हो जाता है। तो मेरा अपनी मतलब जो वो कलीग्स हैं, मतलब इनको तो यही मशवरा है उन्हीं की तरह कि देखें, ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, इससे हट जाएं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन तो एक बहुत ही माइनर सा पार्ट है, असल चीज़ तो आपका अखलाक है, आपका घर है, एंड ऑफ द डे आपकी अपनी इज़्ज़त है। तो मैं जो सम ऑफ द थिंग इज़ के ख़वातीन के लिए स्पेशली मेरी, चाहे वो मेरी बहन हो या को वर्कर हो, मेरी यही है कि देखें, आप अपने ऊपर उंगली ना उठने दें कोई।
ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। तो ये जो आप पे उंगली उठाता है उसको रोकने के बहुत हज़ारों तरीके हैं और वो बहुत ही कमज़ोर पोजीशन में होता है। तो इसलिए मेरी तो ये आपसे वो एडवाइस है। मेरा भी बस बिल्कुल यही था। नहीं, मैं एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये ज़िम्मेदारी, ये ठीक है इन्होंने जो बातें की उस एंगल से ठीक है जो बयान कर रहे हैं, बट ये ज़िम्मेदारी, ये फोकस, ये ज़्यादा इंस्ट्रक्शन ख़वातीन को क्यों दें, मेल को क्यों ना दें? तो जब ये इक्वली अप्लाई होती हैं तो इसमें ख़ास स्ट्रेस और फोकस ख़वातीन नहीं होनी चाहिए कि वो ज़्यादा एहतियात करें। वो क्यों ज़्यादा एहतियात करें? ज़्यादा नहीं, मैंने नहीं कहा ज़्यादा एहतियात। मैं वैसे जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, हम और तो कुछ नहीं कर रहे। मैं मिसाल देता हूँ, एक खातून हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मोबाइल फ़ोन चाहिए था, तो मैंने कहा वो फ़लाँ जगह से मिलता है, आप जाके, मैंने मजाक में कहा हम दोनों इकट्ठे चलेंगे, उनके पास गाड़ी थी। तो खैर दूसरे दिन आ गई, वो कहती हैं चलें। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, किसी और को भेज देते हैं, वो वहाँ से जाके पिक करके ले आएगा। मैं चला भी जाता, कोई मसला नहीं था, ठीक है ना, सब मुझे जानते हैं, सब उसको जानते हैं, बट मैंने सिर्फ अपने एंड पे ये एहतियात की कि वो बहनों की तरह हैं, क्यों किसी को मौका दिया जाए कि वो बात करे जब अल्टरनेट सॉल्यूशंस मौजूद हैं उस इशू को हल करने के लिए। तो ये एहतियात दोनों एंड पे होनी चाहिए, थिंकिंग पॉजिटिवली, ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं सारे शरीफ ही ऑर्गेनाइजेशन में, बदमाश भी होते हैं, छुपे हुए बदमाश भी होते हैं, जाने पहचाने भी होते हैं, शैतान भी एक्टिव होता है हर तरफ। तो पॉइंट मेरा ये है कि पहली कोशिश तो हमने ये करनी है कि हमारे डीलिंग में कोई किसी को बात करने का मौका ना मिले, मगर ये खौफ भी ज़हन में इंजेक्ट कर देना कि हमने बात की तो कोई इशू ना बन जाए, ये भी गलत है ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट के लिए। यहाँ रिलैक्स होकर अपने कुलीग से बात करें जब तक कोई कुलीग ये साबित ना कर दे कि उसकी नीयत ख़राब है। बिल्कुल इसी तरह कि ख़वातीन यानी प्रोफेशनल कर्टेसी के साथ, फ्रैंकनेस के साथ सबसे अपने कुलीग से बात करें, ठीक है ना। तो जब तक सबूत नहीं आता उस वक्त तक अज्यूम करें सारे शरीफ हैं। इसी तरह हम चलाएंगे। बाकी वो जो जैसे हम बाज़ करते रहते हैं, हम दोनों एंड पे इंक्वायरी करते हैं तो दोनों पार्टीज़ को कह देते हैं। तो ये जो रोमांस की खैर बात चली थी उसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ। सिंपल एज दैट है, हम तब पकड़ सकते हैं जब वो यहाँ पे ओपनली रोमांस डिस्प्ले करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे एक खातून एक सेक्शन में है, मर्द दूसरे सेक्शन में है, तो अगर अपने अपने 8 घंटों में अपने अपने एरिया में काम करते हैं, चले जाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। बट अपने अपने एरियाज़ को छोड़ के किसी तीसरे एरिया पे बैठ के गपशप लगाएं, वो काबिल इतराज़ चीज़ हो जाएगी। वो ऑर्गेनाइजेशन उस पर गिरफ्त भी करेगी, हो सकता है उनमें से या दोनों को निकाल दे, समझाने के बावजूद भी अगर वो करते हैं। तो पहली अटैम्प्ट तो हमारी होती है कि शरीफाना तरीके से समझा दें। बट बाज़ का नेचर इवेंट क्या होता है, उसमें हो सकता है पहली सिचुएशन में समझाने के बजाय फारिग करने के लिए मैनेजमेंट बोल दे, वो भी पॉसिबिलिटीज़ और ऑप्शंस होती हैं। तो हम बदकिस्मती से हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये यूरोप तो है नहीं कि वहाँ पे खातून एज एन इक्वल इंडिविजुअल कंसिडर हो वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे यहाँ खातून जब वर्किंग एनवायरनमेंट में आती है तो वो खातून ही समझी जाती है, वो इक्वल राइट उस तरह के एंजॉय नहीं करती जिस तरह के मेल एंजॉय करता है। तो मेल की तबीयत ख़राब हो तो वो फिर भी आज़ाद रहता है, और ख़ातून को हर हवाले से अपनी इज़्ज़त का एहसास और तहफ़्फ़ुज़ का। तो सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये मिलजुल के एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जिसमें ख़वातीन अपने आप को महफूज समझें। बस हमारा चैलेंज ये होगा। काम तो काम के साथ ही होगा ना लिंक, मगर काम से हट के भी अगर वो कहीं बैठ जाती हैं खाने पे या अपने किसी कुलीग के साथ बात भी करती हैं, एक होती है खुश अखलाक़ी, जनरल खुश अखलाक़ी, कि किसी से बदतमीज़ी से इसलिए बात करना कि आपका कोई स्कैंडल ना बन जाए, ये भी हमाकत है। और अगर आप किसी से खुश अखलाक़ी से पेश आती हैं, हम हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो हमने, आप याद होगा जिम में और बाकी एरियाज़ में बाज़ ख़वातीन जब हमने हायर की थी तो काफ़ी रिज़र्व थी, फिर हमने ट्रेन किया उनको। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ख़वातीन यानी मुराद ये है जिसका गेस्ट के साथ कांटेक्ट है, वो गेस्ट के साथ स्माइल दे के मुस्कुरा के खुश अखलाक़ी से पेश आए। तो जिस तरह उस मुकाम पे बाज़ ख़वातीन की खुश अखलाक़ी, गेस्ट भी मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप के गेस्ट होते हैं, तो इस तरह डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉइज़ भी हो सकते हैं। तो उस दोनों सूरतों में मैनेजमेंट हाज़िर होगी कि वो आपको गाइड भी करेगी, आपको सपोर्ट भी करेगी, आपको असिस्ट भी करेगी। ये दोनों एंड पे ज़िम्मेदारी होगी कि प्रोफेशनल कर्टेसी क्या है, दोस्ती क्या है, रोमांस क्या है। तो इन तीनों में चीज़ों में आप डिफरेंस मेंटेन रखें ताकि आपके जो ज़ाती ताल्लुकात हैं, हालात हैं, अब जैसे वो काशिफ बैठा हुआ है, तो हम जब जिम के हवाले से डिस्कशन कर रहे होते हैं, प्लान्स हैं, ट्रेनिंग प्लान्स हैं और बाकी मामलात हैं, तो प्लानिंग की डिस्कशन के साथ साथ प्रोफेशनल सेंस के अंदर हंसी मजाक भी जारी रहता है।
ताकि वो जो वर्किंग एनवायरनमेंट का स्ट्रेस है वो ऊपर ना हावी हो, वो हट जाए, ताकि प्योरली काम पे फोकस किया जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जी तो इस चीज़ के हवाले से कि जिसमें आप ये तो हमने अपनी नॉर्मल रूटीन की बात कर ली कि हाँ जी, फीमेल का सीनियर होना और मेल का जूनियर होना या जूनियर का फीमेल होना, उस हवाले से ये चीज़ कितनी अफेक्ट करती है परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? फीमेल का सीनियर होना, जूनियर का मेल होना या मेल होना, vice versa, जो भी आप कह रहे हैं। उसका वो भी ये एस्पेक्ट्स में बन जाता है कि तो सिंपल एज है, जिस तरह आप अपने मेल सीनियर को अदब और एहतराम से बुलाते हैं, उससे फ्री नहीं होते, ठीक है ना, एक हद कायम रखते हैं ना बॉस की और एम्प्लॉय की, सबॉर्डिनेट की, वही हद अपने मेल फीमेल सीनियर बॉस और अपने दरमियान कायम रखेंगे। सिंपल एज है। लेकिन ना पोजीशन तो वही है ना, हायरार्की तो वही है ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो वही है ना, कि एक आपका बॉस है, आप उसको रिपोर्ट करते हैं। तो मेल फीमेल हो जाने से, अगर फीमेल है तो वो ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वहाँ पे अदब, एहतराम, तकद्दुस, वो चीज़ें ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि मेल बॉस है तो आप हो सकता है मजाक भी कर रहे हैं, लतीफ़े डिपेंड करता है। जिस तरह बॉसेस में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, सख्त मिजाज भी है, दरमियाने दर्जे का भी है, हंसी मजाक भी कर लेते हैं, सारी कैटेगरीज होती हैं। तो उसमें बॉस के साथ आपने कैसे बिहेव करना है वो डिपेंड करता है कि आपके बॉस की तबीयत क्या है। और बाज़ फीमेल बॉसेस ऐसी होती हैं जो बेतकल्लुफ़ एटीट्यूड रखती हैं, वहाँ अपने, अगर आप चाहते हैं आपका कोई इमेज ख़ास ना बने, तो वह आपने वहाँ पे ख़ुद ही गैप क्रिएट रखना है। गैप क्रिएट रखें, अपना एक इमेज बना के रखें, यानी इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता कायम रखें, तो मसला नहीं होगा मेरा ख्याल, अनलेस कि कोई ख़ास केस स्टडीज़ हो तो वो हम डिस्कस करें। तो ये मौजू बहरहाल ऐसा है, इस पे जितने पहलुओं से सोचेंगे उतने सवाल होंगे। सिर्फ वो चंद एक चीज़ें जो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक्सरसाइज करनी ज़रूरी थी वो मैंने बता दी हैं, कि हम जब आपस में डील करें तो हम कुलीग हैं, ठीक है, और जब तक कोई 100% हमारे पास ऑब्जर्वेशन नहीं आ जाती, उस वक्त तक हम एज्यूम करें कि सारे शरीक, और जो नहीं होगा वो पकड़ा जाएगा। अल्लाह खैर। जी जी, आपने जैसे एक मिसाल भी दी कि एम्प्लॉइज़ थे जो उनका फेयर हुआ, उसके बाद उनकी शादी हो गई और फिर वो चले गए। हाँ जी, तो आप एज एन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट आप क्या समझते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग इस चीज़ को अलाउ करते हैं? अगर अफेयर फेयर है तो ये बाकी नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं, वहाँ पे जो हुआ था, जिसकी मैंने मिसाल दी है, काम पे दोनों प्रोफेशनल थे, 100% प्रोफेशनल थे, और उन्होंने कभी ज़रूरत से काम से हट के कभी बात भी नहीं की और गपशप भी नहीं मारी। तो एक वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन रखना होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, मैं ये कह रहा हूँ। अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन की रिस्पेक्ट करते हुए अपने ताल्लुकात को ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रखे हुए हैं, कि जब वो बाहर जाएंगे तो वो रिकनेक्ट हो जाएंगे, और अंदर आते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या? बट सर, इसमें अभी आपने कहा था कि जब फीमेल्स आपके पास आती हैं इंटरव्यू के वाले से, तो आपकी कोशिश ये होती है कि उनके पेरेंट्स को भी बीच में शामिल कर लिया जाए ड्यूरिंग इंटरव्यू, अगर वो आए हों साथ, अगर आए भी हों। हाँ जी, तो अगर जब खुदा ना खास्ता फर्दर ऐसी फ्यूचर भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो एक थोड़ा सा, अच्छा, ये अच्छा सवाल है कि आपने पेरेंट्स के साथ मुलाकात की। ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बीच में इफेक्ट हो सकता है, या आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ें। हाँ जी, अच्छा, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने जब ख़वातीन को हायर किया, इंटरव्यू किया, साथ में पेरेंट्स से भी सलाम दुआ किया, ठीक है ना, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि पेरेंट्स सेटिस्फाइड हो जाएं। बाद में खुदा ना खास्ता उस खातून का कोई स्कैंडल निकल आता है, या वो जानबूझ के खुद इन्वॉल्व है, उस सूरत में हम पेरेंट्स से कांटेक्ट करेंगे या नहीं, ये है ना सवाल? सर वो तो ठीक है, लेकिन हमारा आपका एक इमेज तो उनके खिलाफ बन जाता है ना। किन के खिलाफ? हमारा जो इमेज है खिलाफ तो हो ही जाता है पेरेंट्स का। नहीं, हमारा पेरेंट्स के लिए ख़राब हो जाता है, ये पेरेंट्स का हमारे लिए है। आपने इंटरव्यू में इसलिए शामिल किया कि आपने उनको कहा कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही प्रोटेक्टेड है, या नहीं, आपको इंटरेस्ट डेवलपमेंट करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, तो जब वो चीज़, इसके 100 रीज़न हो सकते हैं कि वो कैसे इन्वॉल्व हुई, क्यों हुई, किसी ने किया, जो भी है, लेकिन एक इमेज ख़राब हो सकता है, तो फिर उसको आप कैसे डील करते हैं? नहीं, मैं उसी में बता रहा हूँ ना, हमने तो काम पे के लिए हायर किया ना, अब कैरेक्टर पूरी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं की, तरबियत तो वालिदैन ने करनी है ना। तो अगर इस तरह का खातून का कोई इशू निकल आता है खुदा ना खासा, तो हम फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होते, हम सिर्फ ये नज़र रखेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट को वो ख़राब ना करें, ठीक है ना। मगर उसमें देखें ना, अगर तो यहाँ पे जो शरीफ खातून होगी,
अगर कोई पसंदीदगी है तो वो शरीफाना तरीके से फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करेंगे। जो वो केस मैंने स्टडी किया कोड किया था उसमें ये था कि दोनों को पसंदीदगी हुई थी तो दोनों ने, लड़के ने लड़की के घर अपने पेरेंट्स भेजे थे, उनकी बाकायदा एंगेजमेंट हुई, उस एंगेजमेंट में हम खुद भी शामिल थे। लेकिन सर मेरा कहने का मकसद ये है कि पेरेंट्स तो लास्ट स्टेप पे हो गए ना, उससे पहले जो बीच के पिक एंड ड्रॉप और मामला सारे हुए होंगे वो ऑब्वियसली सारी चीजें मतलब पेरेंट्स तो लास्ट स्टेज था ना। अब्दुल ये काम करते हैं, बहुत सारी खवातीन जो वो 3 बजे की ऑफिस में उनको जाने देते हैं, अब ऑफिस जाके फिर जो है ना मेरा ख्याल सेशन कर देखें ना, ऐसा सीधी सी बात, ऐसा तो नहीं होगा ना। मिसाल दे रहा हूँ कि मैं सुबह अचानक किसी खातून के घर अपने पेरेंट भेज दूँ, ऑब्वियसली तो मैं ये कह रहा हूँ मुराद ये है ना कि मैं उसी के घर अपने पेरेंट्स भेजूँगा जिसका मुझे तसल्ली हो कि मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती नहीं होगी। बिल्कुल सही है। तो वो एक कनेक्टिविटी होती है। खातून ने भी अपने पेरेंट्स से बात की होगी, उन्होंने इजहार रज़ामंदी की। तो अगर वो खातून और लड़का आपस में कनेक्टेड है मिसाल के तौर पे, तो अगर क्लब से बाहर वो इकट्ठे चले जाते हैं तो इसमें क्लब का कौन सा रूल टूट रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। मेरा देखिए ना सर, अगर तो कंपनी ने इतनी गुंजाइश निकाल दी फिर तो बात खत्म हो गई ना। नहीं, गुंजाइश नहीं निकाली कंपनी ने, ये गुंजाइश कभी डाली भी नहीं थी। लेकिन सर मेरा ये है कि अगर हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दें कि हम ये समझें कि जी कोई बंदा अगर कंपनी के गेट से बाहर उसकी कोई भी एक्टिविटी इस किस्म की है और कंपनी के अंदर नहीं है, हाँ। तो मुझे ये लगता है कि ये एक आंखें बंद करने वाली बात होगी, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि अगर कंपनी के बाहर आपकी अंडरस्टैंडिंग है और अंदर आके आप बिल्कुल सेपरेट हो जाएं, इट्स इम्पॉसिबल। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि देखें हाँ, उसका ये चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। अब ये केस ये अच्छी चीज़ है, केस टू केस वेरी कर रही होती, ये होती है। और मैं ये समझ रहा था, देखे ना ये बड़ा सेंसिटिव और बड़ा, आपको खैर मेरी माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन जब ये बड़ा सेंसिटिव और बड़ा, यानी कि आपकी जो तुम ये कह रहे हो कि तुम तजर्बे से बात कर रहे हो, इस हवाले से जो आपकी फीलिंग्स होती हैं वो इतनी स्ट्रांग और इतनी मतलब कि ब्लाइंड किस्म की होती हैं कि आप, मैं नहीं समझता कि ये उसमें डिफरेंस कर सकें कि अब हम क्लब में आ गया तो अपने आप को सेपरेट करें। मुझे नहीं लगता कि ये फिर कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं। रिलैक्सेशन मिलेगी अगर, अच्छा एक मिनट नहीं, सवाल, हाँ, सजेशन दें, अब क्या करें। मेरी ये सजेशन है कि अगर आपने, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, जाहिर बात है कि जहाँ पे जेन्युइन केस होते हैं वहाँ पर फेक भी होते हैं, बट हम सारों को जेन्युइन नहीं कह सकते, सारों को सजेशन कैसे इन केस ऑफ जेन्युइन है कि एटलीस्ट अगर हमें कोई पिक एंड ड्रॉप वाला सिलसिला नजर आता है या कुछ ऐसी चीज़ होती है तो किसी ना किसी एंड पे हमें ज़रूर उनको थोड़ा बहुत टच करना चाहिए। किस तरह टच करें, क्या टच करें, गाइडलाइन देनी चाहिए। क्या गाइडलाइन दें? मैं इसमें तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गई कि कोई बंदा चला गया या कोई चला गया, तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसके ऊपर कोई एक्शन उतना समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्या गाइडलाइन दें, बुला लिया उसको दफ्तर में, अब दफ्तर अब समझ लें ये आपस में आपस के सामने है, अब बताएं। हाँ, तो मैं बात यह है कि आपकी कोई प्रॉब्लम, कैमरा ऑफ है ना? नहीं, ऑन है। कि आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम थी कि आपको जाना ही था, तो इसके साथ चले जाते। अपने सेक्शन हेड या डीएस को इन्फॉर्म किया है, क्योंकि जेंडर का इशू ऑब्वियसली मुस्लिम कंट्री है और ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है यहाँ पे। अगर डीएच भी मेरे साथ हो तो फिर मतलब देखिए ये चीजें, इसको आप उस तरह से देखें। एक मिनट सर वो लोग की बात मान लेंगे। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं जेंडर डिफरेंस बिल्कुल इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो अगर कोई ऐसी बात है तो आप एक दफ़ा आप उनको बुला के कि जी आपने अपने डीएस को इन्फॉर्म किया था, क्या इन्फॉर्म किया? नहीं, क्या इन्फॉर्म किया था कि जी मैं अपने फलां कुलीग के साथ जा रही हूँ कि मुझे इमरजेंसी है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे ड्रॉप कर दें, कि आपने अपने किसी सेक्शन हेड को या डीएच को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी है। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अगर ये इस किस्म की फ्रैंकनेस गेट के बाहर बढ़ जाएगी तो ये हो नहीं सकता कि इसका इम्पैक्ट गेट के अंदर ना आए। मैं वही, अच्छा आप अभी हम इसको समराइज, एक मिनट, इसको कंक्लूड हो गया ना, तकरीर है ना, करो, सवाल ही पूछना है ना। हाँ जी, क्या सर उसमें मेरे हिसाब से ये कि अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स के दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए। अब ये वही बात आप वाली आ गई कि आप पर्सनली एज्यूम कर लेते हैं ये चीज़, अब है कुछ नहीं। अब लेडीज़, इनका कहना था कि एक के साथ जा रही हैं दूसरे के साथ नहीं जा रही, तो लेडीज़ आपको पता है कि कुछ ट्रस्ट होता है अपने कुलीग के ऊपर, सिंपली स्लाइटली सा के मतलब है कि मैंने फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया लड़का आया है या कोई नई फीमेल आई तो वो किसी के साथ भी नहीं जाएगा।
अच्छा। मतलब जो एक सेक्शन के ड्यूरिंग ऑपरेशन एक ट्रस्ट जो डेवलप होता है वो उसी के साथ कोशिश करेगी एज कम्पेयर टू किसी और के साथ जाए, तो चले ये रास्ते में भी है तो उस हवाले से तो इसमें तो कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर 6 बच्चों वाला है तो हो सकता है उसका इसलिए भी ट्रस्ट डेवलप हो जाए कि भैया ठीक है, इट्स ऑलराइट। मैं आपको एक सच्चा वाक़या बताता हूँ, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, ये जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी 5 स्टार होटल है, मैं नाम नहीं लूँगा जो ऊपर, ठीक है ना, वहाँ पे उसके जो HR मैनेजर थे वो फ्रंट ऑफिस की एक लड़की के पीछे बहुत लगे हुए थे, तो वो हाथ नहीं आ रही थी उनके, हालांकि वो ख़ुद भी शादीशुदा बाल बच्चेदार। तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी खातून की, वो सेल्स के एग्जेक्टिव के साथ थी, ठीक है। तो छुट्टियाँ हुई उसमें, उन्होंने कुछ छुट्टियाँ ली 2-3 हफ्ते की, तो पूरी सेल्स टीम और फ्रंट ऑफिस को पता है किसी बात का ना, ये सारे कराची ट्रिप के लिए गए ट्रेन पे, ठीक है। वापस आए तो पूरी सेल्स टीम और फ्रंट ऑफिस का वो पूरा बैच जो गया था कराची, सारे फारिग हो गए होटल से। क्यों हो गए कि HR मैनेजर ने अपने वो जो टॉप की एग्जेक्टिव थी होटल की, उससे बात करके ये कहा जी कि देखें इनका तो अफेयर चल रहा है, ये तो कराची इकट्ठे गए हैं सारे, याशियाँ करते थे, हमारी रेपुटेशन बड़ी ख़राब होगी, सारी फारिग होगी मैनेजमेंट। हालांकि ये गलत डिसीजन था, इसलिए या तो आप सैलरी दें 24 आवर्स की और उसमें सारे अखराजात उनकी ज़िंदगी के जितने भी हैं वो सारे पे करने शुरू करें, ठीक है ना। फिर तो आप राइट है कि आप कराची में जितने अखराजात करके आई हैं, ये क्या आपने लाइफ 24 आवर्स ओन नहीं की उनकी, आपने 8 घंटे के लिए उनकी स्किल्स ख़रीदी हैं, आप स्किल्स की पेमेंट करें, कैरेक्टर की नहीं, ठीक है ना। इसीलिए हमारा फोकस ये था सारी डिस्कशन में कि हम ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में स्किल पे फोकस कर रहे हैं। कैरेक्टर जब ख़राब होगा तो ऑटोमेटिकली पकड़ा जाएगा, बजाय कि हम खुद किसी के साथ जासूसी करके उसको अज्यूम कर लें और पकड़ने की कोशिश करें। क्लब के बाहर के एनवायरनमेंट अंदर आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है कि अंदर के एनवायरनमेंट को कितना मजबूती के साथ प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर अंदर के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले भी थोड़े से कैरेक्टर में लूज़ हों तो डेफिनेटली बाहर का एनवायरनमेंट अंदर आना ही आएगा। जिस तरह हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट है ना, कि हमारा फोकस रखने पे ज़्यादा होता है, निकालने पे कम, वरना हमारा जो टर्नओवर है एम्प्लॉई का आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें कितना ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ लोग इसलिए भी छोड़ के नहीं जाते कि बेशक बकौल उनके तनख्वाह अगर कम है तो एनवायरनमेंट तो अच्छा है ना, सुकून की ज़िंदगी तो है ना। तो हमने वो बाहर वाला एनवायरनमेंट अंदर इसलिए नहीं घुसने दिया कि इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले लोग कैरेक्टर में और स्किल में स्ट्रॉन्ग हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं बार बार कि बजाय ये कि हम एडिशनल अपना माइंड और फोकस एनर्जी सारा इस चीज़ पे स्पेंड करना शुरू कर दें। क्लब से बाहर क्या हो रहा है, जो कुछ बाहर हो रहा है वो छुप नहीं सकता, अंदर कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। दिस इज़ माई पॉइंट। बट जब तक पकड़ा नहीं जाता हम अपना फोकस अंदर रखें, बाहर ना रखें। दिस इज़ माई पॉइंट। वो जो पकड़ना है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कौन पकड़ेगा? क्लब के अंदर वो कौन पकड़ेगा? देखें ना, वो तो या सेक्शन हेड है या डिपार्टमेंट हेड है या बाकी लोग हैं, बाकी हम HR में डिस्कस करें। वो एहतजाजन उठ के जा रही हैं। सर ये जो सैलरी है ना वो सारी लड़कियों में नेक्स्ट अच्छा, एक और बात है, अच्छा। माशाल्लाह ये सारी की सारी खवातीन बड़ी रिस्पेक्टेबल हैं और बड़ी, ये एक जस्ट डिस्कशन थी, इसमें कोई मेरा किसी से कोई, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बेसमेंट में बैठा होता हूँ, मुझे नहीं पता चलता ऊपर क्या होता है। लेकिन आप बगैर सारी किसी उसके समाज अरेंज मैरिज के बहुत लव मैरिज के बहुत खिलाफ हैं एक्चुअली यार ऐसा कुछ नहीं है। बट ये आई डोंट नो कि अब ये मैं तो एज्यूम करता हूँ क्योंकि ख़वातीन से बात भी होती है, तो हमारा इन्वायरमेंट कंपैरेटिवली बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट है और सेफ भी है, और ना सिर्फ हमारी वजह से बल्कि इन स्टाफ की वजह से भी। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक मुझे 12 साल हो गए ना, 12 सालों में जब मैं नया आया था तो हमने 2-3 केसेस पकड़े थे, इमीडिएटली फारिग किया था, उनको याद है। उसके बाद पिछले मेरे ख्याल 8, 9, 10 सालों में कोई ऐसा केस नहीं होने दिया हमने। कोशिश करते हैं कि प्रोटेक्शन के साथ, रिस्पेक्ट एनवायरनमेंट के साथ हम यहाँ काम करें। मेरा ये मकसद था कहने का, इनकी तारीफ करें, ये अच्छी हैं, हम भी अच्छी हैं, हमारी भी तारीफ। तो वही कह रहा ना, हम कुछ अच्छे हैं, कुछ को हमने अच्छा रहने दिया ज़बरदस्ती। ठीक है। तो बहरहाल ये आज का सेशन था। अब नेक्स्ट सेशन होगा कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन पे, जो हमारा रूटीन में चलता आ रहा है, उस पर हम ये मज़ीद डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।